गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। हम खासतौर पर दो मुख्य प्रकार के ऊतकों पर ध्यान देंगे। एक तो है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, जो पौधे की ग्रोथ मतलब लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा स्थायी ऊतक, जो पौधे में अलग अलग बिल्कुल खास काम करते हैं। हाँ, और ये ऊतक आप कह सकते हैं किसी इमारत की नींव जैसे हैं। इनकी बनावट कैसी है, कितने तरह के हैं, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए यही ऊतक पौधे को उसका आकार देते हैं, उसे सहारा देते हैं और असल में उसके सारे जरूरी काम करने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक से। जैसा आपने कहा ये ग्रोथ के लिए है। तो ये पौधे के उन हिस्सों में मिलते हैं जहाँ लगातार बढ़ोतरी हो रही होती है ना, जैसे तने या जड़ का सबसे ऊपरी सिरा। बिल्कुल सही। और इनकी कोशिकाएं मतलब सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। एक्टिव मतलब उनमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोशिकाओं के बीच में खाली जगह इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती। अच्छा, और वैक्यूल्स वो भी नहीं होते? हाँ, वैक्यूल्स भी नहीं होते या बहुत छोटे होते हैं। इनका आप कह लीजिए एक ही मिशन है, तेजी से विभाजित होना, डिवाइड होना और नई कोशिकाएं बनाना। इसी से पौधा बढ़ता है। तो ये पौधे के ग्रोथ इंजन की तरह हो गए। हाँ, और ये पौधे में कहाँ मिलते हैं, इसके आधार पर इनके टाइप भी अलग अलग होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। इनके स्थान के आधार पर 3 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है एपिकल मेरिस्टेम, मतलब शीर्षहस्त ऊतक। ये तने और जड़ के बिल्कुल सिरे पर एपेक्स पर होता है। और ये क्या करता है? ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे जड़ में भी। ठीक है, और दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी अंतर्विष्ट ऊतक। ये आपको मिलेगा पत्तियों के बेस पर या टहनियों के बीच जो जगह होती है इंटरनोड्स, वहाँ। अच्छा, तो ये उन हिस्सों की लंबाई बढ़ाता है जैसे पत्ती की डंडी। हाँ, कुछ वैसा ही। और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम, पार्श्वीय ऊतक। ये तने और जड़ की मोटाई मतलब गिर्द बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। मोटाई बढ़ाने वाला ये कहाँ होता है? ये छाल के ठीक नीचे मिलेगा आपको। कैम्बियम इसका एक अच्छा उदाहरण है। कमाल है, मतलब पौधे की लंबाई और मोटाई दोनों का विकास अलग अलग मेरिस्टेम कंट्रोल करते हैं। बहुत व्यवस्थित है ये तो। जी हाँ। अच्छा, अब एक सवाल, जब ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं, ये ग्रोथ वाली कोशिकाएं बंटना बंद कर देती हैं, तब क्या होता है उनका? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू का रोल आता है। अच्छा, जब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं विभाजन करने की अपनी क्षमता खो देती हैं और कोई एक खास काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड हो जाती है। हाँ बिल्कुल, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, तो वो स्थायी ऊतक बन जाती हैं। और इस प्रक्रिया को, ये बहुत जरूरी टर्म है, इसे विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है। हाँ, ये याद रखिएगा। और इन स्थायी कोशिकाओं की पहचान ये है कि इनमें अक्सर एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है। ओह, तो इनमें वैक्यूल होती है, मेरिस्टेमेटिक के उलट। बिल्कुल। और इनकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वो जरूरत के हिसाब से पतली भी हो सकती है और मोटी भी। समझ गया। तो ये स्थायी ऊतक भी कई तरह के होते होंगे। हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, तो पहले सरल वालों को समझते हैं। इसमें शायद पैरेन्काइमा सबसे कॉमन है ना, मैंने पढ़ा है। बिल्कुल सही, पैरेन्काइमा सबसे आम है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, सेल वॉल पतली होती है और इनके बीच खाली जगह भी होती है। और काम, इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम है भोजन स्टोर करना, जैसे स्टार्च या फैट, और पौधे को थोड़ा बहुत सहारा देना भी। और इसमें भी कुछ खास प्रकार हैं, जैसे कुछ जलीय पौधों में पैरेन्काइमा में हवा भरी रहती है। हवा क्यों? ताकि पौधा पानी पर तैर सके। इसे एरेन्काइमा कहते हैं। अच्छा, एरेन्काइमा, तैरने के लिए। गजब है। हाँ, और अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल मौजूद हो तो उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है? बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण। वाह, एक ही ऊतक के कितने रूप हैं। अच्छा, सरल ऊतकों में अगला कौन सा है? अगला है कोलेन्काइमा। ये भी जीवित कोशिकाओं से बना है। कोलेन्काइमा, इसका क्या काम है? ये पौधे को लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी,
खासकर जो नए तने होते हैं या पत्तियों की डंडियां होती हैं। हाँ, जिससे हवा चलती है तो टहनियाँ टूटती नहीं, मुड़ जाती हैं, वो इसी वजह से। हाँ बिल्कुल, वो इसी कोलेनकाइमा की वजह से होता है। इनकी कोशिकाएं कोनों पर थोड़ी मोटी होती हैं, अनियमित रूप से, और इनके बीच खाली जगह बहुत कम होती है, ठीक है। लचीलापन। और तीसरा सरल ऊतक, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। ये पौधे को देता है कठोरता और मजबूती। कठोरता जैसे जैसे सोचिए नारियल का जो बाहरी रेशा होता है भूरा वाला, हाँ हाँ या फिर अखरोट या बादाम का सख्त छिलका, हाँ। वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। अच्छा, तो ये बहुत मजबूत होता होगा। बहुत ज्यादा। इसकी कोशिकाएं असल में मृत होती हैं, डेड सेल्स, हाँ। और इनकी दीवारें लिग्निन नाम के केमिकल की वजह से बहुत मोटी और सख्त हो जाती हैं। लिग्निन, ठीक है, तो ये एक तरह से पौधे का आर्मर या कवच हो गया। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ये पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। तो ये हो गए सरल स्थायी ऊतक, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तीनों के काम बिल्कुल अलग। जी, अब पौधे अंदर से तो मजबूत और लचीले बन गए, लेकिन बाहरी माहौल से, धूप, पानी, कीटाणुओं से अपनी रक्षा कैसे करते हैं? इसके लिए भी खास ऊतक होते होंगे। हाँ जरूर होते हैं। इन्हें हम सुरक्षात्मक ऊतक या प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस, ये तो त्वचा जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। ये पौधे के सभी हिस्सों, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल की सबसे बाहरी परत होती है, एक सिंगल लेयर। और इसका काम है सुरक्षा देना। बिल्कुल, जैसे रेगिस्तानी पौधों में ये मोटी होती है ताकि पानी का लॉस कम हो, और इसके ऊपर अक्सर क्यूटिन नाम के एक मोमी पदार्थ की परत चढ़ी होती है। मोमी परत। हाँ, उसे क्यूटिकल कहते हैं। ये पानी को उड़ने से रोकती है, पौधे को चोट लगने से बचाती है, और फंगस वगैरह के इन्फेक्शन से भी सुरक्षा देती है। अच्छा, और जड़ों में वहाँ भी एपिडर्मिस होती है? हाँ, जड़ों में भी होती है, लेकिन वहाँ की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी सोखने का काम करती हैं। वो पतले पतले रेशे जैसी संरचनाएं बनाती हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर, हाँ, ये तो पानी और मिनरल सोखने में मदद करते हैं। सही, ये पानी सोखने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस हो गई बाहरी सुरक्षा। हाँ, और कुछ? हाँ, एक और है। जैसे जैसे पौधा पुराना होता है, तना और जड़ मोटी होते जाते हैं, तो एपिडर्मिस की जगह एक और मजबूत परत ले लेती है। उसे कहते हैं कॉर्क। कॉर्क, ये नाम सुना है, बोतल के ढक्कन वाला। हाँ, वही कॉर्क। ये पेड़ की छाल का हिस्सा होता है। कॉर्क की कोशिकाएं भी स्क्लेरेनकाइमा की तरह मृत होती हैं। मृत? फिर ये सुरक्षा कैसे करती हैं? इनकी दीवारों पर सुबेरिन नाम का एक पदार्थ जमा होता है। सुबेरिन? हाँ, सुबेरिन। ये कॉर्क को पानी और गैसों के लिए बिल्कुल अभेद्य, मतलब इम्परमिएबल बना देता है। तो बाहर से ना पानी अंदर आ सकता है, ना अंदर से बाहर जा सकता है, ना गैस से। तो ये और भी ज्यादा मजबूत सुरक्षा हो गई। जी हाँ, ये परिपक्व जड़ों और तनों को सुरक्षा देती है। ठीक है, तो सरल और सुरक्षात्मक ऊतक समझ आ गए। अब आते हैं जटिल स्थायी ऊतकों पर। जैसा नाम से लग रहा है, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे। हाँ, ये जटिल इसलिए हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सारी कोशिकाएं मिलकर एक यूनिट की तरह, एक टीम की तरह काम करती हैं। टीम की तरह? अच्छा, कौन कौन से हैं ये? दो मुख्य जटिल ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये नाम तो बहुत सुने हैं। ये ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना? बिल्कुल, इन्हें संवहन ऊतक या कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। ये पौधे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल यानी वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। ठीक है, तो पहले जाइलम की बात करते हैं। इसका खास काम क्या है? जाइलम का मुख्य काम है जड़ों से पानी और उसमें घुले हुए मिनरल्स को खींचकर पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाना। मतलब नीचे से ऊपर? हाँ, हमेशा एक ही दिशा में, नीचे से ऊपर। वन वे ट्रैफिक है। इसे आप पौधे की वाटर पाइपलाइन समझ सकते हैं। वाटर पाइपलाइन, सही है। और ये किन कोशिकाओं से बना है? इसमें 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स। ये दोनों मुख्य रूप से पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं। फिर है जाइलम फाइबर्स जो मजबूती देते हैं। फाइबर्स, ये स्क्लेरेनकाइमा जैसे? हाँ, ये असल में स्क्लेरेनकाइमा ही है। और चौथा है जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, ये क्या करता है यहाँ? ये भोजन स्टोर करता है और पानी के साइडवेज कंडक्शन में भी थोड़ी मदद करता है। और एक खास बात, इन चारों में से केवल जाइलम पेरेनकाइमा ही जीवित कोशिका है, बाकी तीनों मृत होती हैं। अच्छा,
सिर्फ पेरेन्काइमा जीवित है जाइलम में। ठीक है, अब आते हैं फ्लोएम पर। ये क्या करता है? फ्लोएम का काम है पत्तियों में जो भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस से, उस शुगर को पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है। जरूरत कहाँ होती है? जैसे कि बढ़ती हुई कलियों में, फलों में, बीजों में या फिर जड़ों में स्टोरेज के लिए। ओके, तो ये भोजन पहुंचाता है, और इसका ट्रांसपोर्ट क्या ये भी नीचे से ऊपर होता है? नहीं, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट दोनों दिशाओं में हो सकता है, टू वे ट्रैफिक, जरूरत के हिसाब से ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। अच्छा, ये तो अलग है जाइलम से। हाँ, इसे पौधे का फूड डिलीवरी नेटवर्क कह सकते हैं। फूड डिलीवरी नेटवर्क, बढ़िया। और इसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? इसमें भी 4 तरह के हिस्से हैं, चालनी नलिकाएं यानी सीव ट्यूब्स और साथी कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स। ये दोनों मिलकर भोजन ट्रांसपोर्ट का मुख्य काम करती हैं। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। हाँ, फिर है फ्लोएम पेरेन्काइमा जो भोजन स्टोर करता है, और फ्लोएम फाइबर्स जो सहारा और मजबूती देते हैं। इसमें भी फाइबर्स हैं। और क्या फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं? हाँ, जाइलम के उलट फ्लोएम की ज्यादातर कोशिकाएं जीवित होती हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा ये सब जीवित है। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स मृत होते हैं। समझ गया। तो जाइलम पानी और मिनरल्स नीचे से ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम भोजन दोनों दिशाओं में पहुंचाता है। बिल्कुल सही। तो देखिए हमने कैसे देखा कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक से ही डिफरेंशिएशन होकर ये सारे अलग-अलग स्थायी ऊतक बने। सरल वाले पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फिर सुरक्षात्मक एपिडर्मिस और कॉर्क, और आखिर में जटिल जाइलम और फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं संवहन बंडल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर ऊतक की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो उसके काम के लिए कितना परफेक्टली अनुकूलित है, कितना फिट है। सही कहा, बिल्कुल। ये सभी ऊतक जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी एक पूरा पौधा खड़ा होता है, अपना जीवन चलाता है। मतलब उसे बढ़ने में, भोजन बनाने में, पानी खींचने में, सीधा खड़े रहने में और खुद को बचाने में, हर काम में ये ऊतक मदद करते हैं। हर किसी का अपना एक जरूरी रोल है। जी हाँ। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। जिस तरह पौधों में हर ऊतक का काम इतना स्पष्ट रूप से बटा हुआ है और उनकी बनावट उस काम के लिए एकदम सटीक है,